Welcome everyone in today's session. Today we have Mr. Manoj Kumar as our resource person. Today he is going to train us about decision making skills in adolescence. So I request him to start this session. Manoj sir, please. Good afternoon to all. Today's topic is decision making skill in adolescents. यानी किशोरावस्था की समझ, कैसे उसकी स्किल को हम लोग, उसके डिसीजन को हम लोग जो है डेवलप करेंगे, इसके बारे में ये करते हैं। किशोरावस्था सबसे पहला बात आती है क्या कि एडोलसेंस होता क्या है। किशोरावस्था का अर्थ मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बाल अवस्था समाप्त होता है, बचपना जब समाप्त होता है तो जो शुरू होता है वो जो होता है वो किशोरावस्था शुरू होता है। यानी बचपन समाप्त होने के बाद हम लोग किशोरावस्था में चले आते हैं। यह अवस्था युवावस्था तक रहती है। यह सतत प्रक्रिया है। इस बाल अवस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल कहते हैं। इस अवस्था की विडंबना होती है, बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे छोटे समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी विडंबना है, बालक स्वयं को खुद बड़ा समझने लगता है और बड़े लोग जो है उसे छोटे समझते हैं। जबकि क्राउ ने कहा है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था के महत्व के विषय में एडे कमेटी रिपोर्ट ने कहा है, 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। बालावस्था के समापन अर्थात 13 वर्ष की आयु में से किशोरावस्था आरंभ हो जाती है। इस अवस्था को तूफान एवं संवेगों की अवस्था कहा गया है। एडो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है, इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति और धारा के साथ नई यात्रा आरंभ की जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। किशोरावस्था वह समय है जिसे विचारशील व्यक्ति बाल अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। स्टैनले हॉल ने के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पसन के विचारानुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बालावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस अवस्था की अवधि साधारणतः 7 या 8 वर्ष से 12 से 18 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था के आरंभ होने की आयु लिंग, प्रजाति, जलवायु, संस्कृति, व्यक्ति के स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है। सामान्यतः बालक की किशोरावस्था लगभग 13 वर्ष की आयु में और बालिकाओं की लगभग 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। तो जो ये इसकी उम्र जो होती है बालकों का जो होता है वो 13 वर्ष होता है और किशोरावस्था प्रारंभ होती है और 12 वर्ष होता है वो लड़कियों का होता है। किशोरावस्था में निर्णय लेने की कौशल डेवलप किया जा सकता है। इसमें 2 चीज आते हैं। एक है एडोलसेंट, ऐसा स्टेज है जहां बहुत सारे निर्णय लेने की कौशल
डेवलप होते हैं। किशोरावस्था है क्या, हम लोग जानते हैं। ये जो ग्रोथ होता है यह नेचुरल प्रोसेस, और इस नेचुरल प्रोसेस में जो हमारे लाइफ का ड्यूरेशन होता है, जिसको जीवन काल कहते हैं, यह एक ऐसा ड्यूरेशन है जिस समय हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल बहुत सारी चेंजेस होती है, जिसके कारण एक एबिलिटी हम लोग के अंदर आती है, एबिलिटी आती है। साइंस के भाषा में, विज्ञान की भाषा में हम लोग पढ़ते हैं कि किशोरावस्था यह एक ऐसा अवस्था है जिसमें बहुत सारा चेंजेस आते हैं, जिसके कारण रिप्रोडक्शन की मैच्योरिटी आती है। लेकिन दूसरे शब्दों में देखें तो हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, यह एक ऐसा प्रोसेस है द्वारा एबिलिटी आती है, एक मैच्योरिटी प्रोवाइड होती है, जो यह निर्णय दिलाता है किस राह पर जा सकते हैं। यह जो अवस्था है जिसकी उम्र 11 वर्ष से 19 वर्ष का होता है, 11 वर्ष से 19 वर्ष का होता है, यह ऐसा एज है जिसे हम लोग टीन एज के नाम से भी जाने जाते हैं। जो टीन एजर्स होते हैं, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, सब में एक मैच्योरिटी आती है, और उसी मैच्योरिटी के बाद हर एक ह्यूमन बीइंग्स में चेंजेस आते हैं। यही चेंजेस एडॉप्शन करता है। इसके बाद इसके डिसीजन मेकिंग, जो हम लोगों ने शुरू में मैं आपको बताया, डिसीजन मेकिंग किस तरह से स्किल डेवलप करेंगे, उसके बारे में कैसे डिसीजन लेंगे। इसमें जब भी एक बच्चे के बारे में निर्णय लेने जा रहे हैं, इसमें जब भी हम लोग किसी बच्चे के बारे में निर्णय लेने जा रहे हैं, ये जो हमारा स्टेज होता है युवावस्था कहते हैं, इसके द्वारा हम अच्छे से अच्छे निर्णय लेने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छे से अच्छा निर्णय लेना चाहिए, और वही निर्णय जो है आपके भविष्य को सुधार देगा, संवार देगा। व्यक्तियों के बड़े होने पर जो भी निर्णय लिया जाता है उनके शेष जीवन काल को प्रभावित कर सकता है। अगर बुरे फैसले का परिणाम उनके जीवन या उनके परिवार पर पड़ता है, उसका प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उनके पूरे जीवन पर बहुत सारे बच्चे विचलित हो जाते हैं। यह ऐसा स्टेज है जहां परफेक्ट स्किल का बर्न करना जरूरी होता है। यह जिम्मेवारी किसकी है? पेरेंट्स की हो सकती है, टीचर्स की हो सकती है, कि वो ऐसा स्किल डेवलप करे जो बैड इफेक्ट या बैड अट्रैक्शन ना, बैड अट्रैक्शन से दूर कर सके। इसको कौन दूर कर सकते हैं? तो एक टीचर और दूसरे उनके पेरेंट्स इनको दूर कर सकते हैं। इसके लिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट बच्चों में फीलिंग करना जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई गर्ल्स को ही ले लेते हैं। कोई बच्चा अपने परिवार के सदस्य को ही देखता है। अपने परिवार में हम लोग अपने सदस्य को देखते हैं, ये हमारे माता जी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है ना, ये मेरी माँ है। लेकिन जैसे ही सड़क पर निकलता है, सड़क पर निकलेगा तो कहाँ जाएगा? कोचिंग में जाता है, विद्यालय में जाता है, उसकी फीलिंग चेंज होने लगती है। घर में माँ, बहन, भाई, लेकिन वही फीलिंग जब सड़क पे आ जाता है या विद्यालय में चले जाते हैं या कोचिंग में जा रहे हैं, तो फीलिंग में चेंजिंग होने लगता है। वही जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जो बैड इफेक्ट है, कैसे दूर हो, जो डिसीजन है, जो कैसे डिसीजन लें कि इसे जागना, हम सभी को जगाना,
कैसे अच्छा, मतलब अच्छा से अच्छा डिसीजन लें कि हम सभी लोगों का कर्तव्य है। गुड डिसीजन मेकिंग इज लर्न, मूल्य को समझना और अपने लक्ष्य को निर्धारण करना। मूल्य को समझना और अपने लक्ष्य को निर्धारण करना। आंतरिक मूल्य और बाहरी मूल्य। कर्म दो प्रकार की होती है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा होता है, दूसरा बुरा होता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है तो उसे बहुत तारीफ मिलती है, तो सामने वाला जरूर पूछता है, बेटा आपका नाम क्या है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है तो जरूर अगला व्यक्ति जरूर पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है। और आप ये जरूर, कम से कम ये तो जरूर पूछ लेता है कि किस विद्यालय में पढ़ते हैं। बच्चा फट से बोलता है पायस मिशन स्कूल अरबन, पायस मिशन स्कूल अरबन में पढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, सारी चीज़ अच्छी मिलती है। कहीं भी अगर बच्चा अच्छा करेगा तो उस विद्यालय का नाम होगा और विद्यालय का नाम लिया जाएगा। सामने वाला उसका इवैल्यूएशन करता है, इवैल्यूएशन हो तो पॉजिटिव एक्टिविटी दिखता है, तो वह समाज में वाकई में काबिले तारीफ है और उस बच्चे का संस्कार का, माता पिता का, गुरु का नाम होता है ना। ये जो बच्चे जो अच्छे होते हैं, अच्छे करते हैं, तो निश्चित तौर पे उस बच्चे के माता पिता, उसका संस्कार झलकता है, गुरु का नाम आता है। जैसे आज के डेट में क्या है कि बच्चा जो है साथी होते हैं, और साथी क्या होता है कि एक ही साथ बैठ रहे हैं, और बैठने के बाद क्या होता है, जब परीक्षा होता है तो एक साथी पास कर जाता है और दूसरा साथी फेल कर जाता है, और एक साथी जो है वो टॉप कर जाता है। तो दोस्त जो होता है, जो फ्रेंड्स जो होते हैं, फेल कर गया उसके लिए तो वो दुखी है ही, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट कर गया है उसके फर्स्ट को लेके वो और ज्यादा दुखी है, क्योंकि हम फर्स्ट नहीं, वो कैसे फर्स्ट कर जा रहा है। तो संस्कार बाजार में नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं कहाँ मिलेगा संस्कार, तो परिवार में ही मिलेगा संस्कार। संस्कार कहाँ सिखाया जाएगा, तो विद्यालय में ही सिखाया जाता है। We learn values usually from our parents. Sometimes our values are influenced by friends, teachers, coaches, advisors, sons, religious leaders, grandparents, दादा दादी, है ना, नेता, कोचिंग्स में फ्रेंड्स हो गए, टीचर्स हो गए। यहाँ से जो है हमें क्या होता है, लर्न वैल्यू सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, अच्छे बुरे का डिफरेंशिएट करने के लिए बताया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि व्हाट आर गोल्स। अब जो है बच्चा कैसे गोल करे, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सके। दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं, किशोरावस्था में दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं, जिसे हम हासिल करने में वर्षों लगा देते हैं। एक होता है लंबा लक्ष्य होता है, और एक होता है शॉर्ट लक्ष्य होता है, जिसमें हम हासिल करने में, जैसे बड़ा लक्ष्य है हमें, या सोचते हैं कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, तो तैयारी करने चले जाते हैं। 2 साल, 4 साल, 10 साल भी लग जाता है। हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, कितना भी लग सकता है, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप आईएएस जो है वो साल भर में निकालेंगे या 2 साल में निकालेंगे। हम अपना लेवल कम नहीं होने देंगे जब तक कि हम अपने लक्ष्य को भेद नहीं। ठीक है, जैसे महाभारत में क्या था कि अर्जुन को यही पूछा गया था कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने सबने बताया कि मछली दिख रहा है, कोई कुछ देखा, कोई कुछ बताया।
लेकिन अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बोला कि सिर्फ मुझे आंख दिख रहा है और आंख के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और उसने निशाना लगाना है वहां दिख रहा है। हाँ, जहां निशाना लगाना है उस चीज को ही हम देख रहे हैं, यानी सिर्फ हम अपने लक्ष्य को देखें, उसके हिसाब से जो है हम उसे क्या करें, उसके हिसाब से लेवल करें, मेहनत करें तो हासिल हो जाएगा। शॉर्ट पीरियड गोल जिसको कम समय में भी प्राप्त कर सकते हैं। टू अचीव गोल्स मैनेज रिसोर्सेज। अब इसके लिए हम देखिए हर व्यक्ति जो है वो IAS नहीं बन सकता है। ख्वाब भले हो, सपने भले हो कि हम IAS बन जाए, लेकिन उसके लिए रिसोर्स भी चाहिए। अगर हमारे पास रिसोर्स नहीं है तो नहीं बन सकते। रिसोर्स का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे रिसोर्स के अंतर्गत जो होता है बुक्स हो गया, सबसे पहला चीज बुक्स तो हम लोग आज के डेट में लाइब्रेरी से भी कर लेते हैं, लेकिन हार्ड लेबर कहाँ से लाइएगा, बड़ी मेहनत तो यस। Regulations aid in the new turn of the life. If you are thinking in the positive in that way, your energy go in the positive way, that means you are the twinkling star in the night, यस in the world. यस। तो how you have to prevent for this one? कैसे इसको बचाया जाए? क्योंकि ये तो एनर्जी है। एनर्जी आपको सही दिशा में भी जा सकता है, गलत दिशा में भी जा सकता है। इसी अगर गलत दिशा में गया तो क्या होगा और उसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या क्या है, कैसे तो जब उसको प्रिवेंट किया जाए, क्यों कैसे किया जा सकता? तो इसमें जो है सकारात्मक सोच होनी चाहिए, और जो है बच्चे रिलेशन पेरेंट्स आते हैं तो इसमें जो है 70% नकारात्मक सोच के साथ ही इसमें जो है बहुत काम कर रहे हैं। इसमें जो है सर सबसे बड़ी चीज जो है कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और इसको जो है कौन अगर गलत दिशा में जा रहा है तो किसके पास ज्यादा रह रहा है, या तो टीचर्स के पास रह रहा है या पेरेंट्स के पास रह रहा है। तो पेरेंट्स उसकी उनकी एक्टिविटी को क्या करता है, देखता है कि क्या किस रास्ते में जा रहा है। अगर हमारा ही बच्चा है और वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो उस पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि बच्चे हमारे अगर स्कूल से आ रहे हैं, विद्यालय से घर आ रहे हैं, तो आने के बाद वो कहाँ जा रहा है, उसकी संगति किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सब पेरेंट्स को भी फॉलो करना होगा। उन्हें क्या होगा, शेड्यूल बना के देना होगा, बेटा तुम्हें इतना पढ़ाई करनी है, इतना देर आपको खेलना है। क्या क्या ऐसा लक्ष्य हो सकता है सर, इसको जान के ये पता लगाया जा सकता है कि जो पकड़ा है वो गलत पकड़ा है। ये तो जब तक कि उसको फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, जब तक कि उसके बारे में आप जान नहीं सकते हैं, तब तक ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वो गलत ट्रैक पे जा रहा है। उसके लिए तो हमें फॉलो अप करना पड़ेगा बच्चों को, उसकी एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा, उसके फ्रेंड्स से, उसके जो कलीग्स हैं उससे सारे चीज जो है पता करना होगा कि इसकी संगति जो है किस बच्चे के साथ हो रही है, पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मक बच्चों के साथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये चीज तो देखने होंगी, तभी जो है आप उसको फॉलो कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ऐसे किसी के बारे में आप कैसे बता देंगे कि ये जो है गलत रास्ते पे जा रहा है, जब तक ये परिणाम नहीं मतलब कोई जो है उसमें प्रूफ ना मिल सके। प्रूफ मिलने के बाद ही हम उसको समझा सकते हैं, और उसकी गलतियां जो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको समझा के फिर उसको पॉजिटिव रास्ते पे लाया जा सकता है। तो इसमें सर ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, टू अचीव गोल मैनेज रिसोर्सेज, बुक्स हार्ड लेबर हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको मानव संसाधन कहते हैं, मटेरियल रिसोर्स चाहिए, उसके बाद जिसको भौतिक संसाधन कहते हैं, और कम्युनिटी रिसोर्स जिसको सामूहिक संसाधन कहते हैं। उसके बाद मनी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अगर IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे पहला चीज़ टाइम आपको देना होगा, क्योंकि कहा गया है टाइम इज मनी। टाइम ही जो है वो मनी है। इसका किस समय अच्छा चल रहा है और किस समय बर्बाद जो है उनका खराब हो जाएगा, ये कह नहीं सकते। इसलिए बोला गया है टाइम इज मनी। और दूसरा चीज बताया गया है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं करें, बच्चा है पेरेंट्स से बात ही नहीं कर रहा है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई किस डायरेक्शन में जा रही है।
है ना। बच्चा कोई खेलने वाला है, एथलीट बनना चाहता है, या फिर वो आईएएस बनना चाह रहा है, या क्या बनना चाह रहा है, जब तक कि कम्युनिकेशन स्किल नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चल सकता है। और इस टेक्नोलॉजी, इस युग में जो युग चल रहा है, दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोग क्या कहते हैं, मैं कल करूंगा, तो लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। होता है ना, बहुत आज नहीं, छोड़ो ना, कल करेंगे ना, आज हाउस ट्रेनिंग नहीं करना है, छोड़िए ना सर, कल कर दीजिएगा ना, तो कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो सकती है। टुमारो नेवर कम्स, कहा गया है टुमारो नेवर कम्स, कल जो है कभी नहीं आता है। आप देखेंगे जब दुकान पे जाइएगा, ठीक है, और होटल वगैरह में वहां पे लिखा होता है आज नगर कल उधार। क्यों लिखता है आज नगर कल उधार? इसलिए लिखता है कि कल तो कभी आएगा ही नहीं। जब कल कभी आएगा ही तो आप उधार मांगिएगा काहे के, क्रेडिट मांगिए कहां से? आप पैसा दीजिए, खाइए, जाइए, है ना। तो टुमारो जो है नेवर कम्स, जो टुमारो जो है कभी जो है नहीं आता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर क्लोजली लिंक्ड। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो होता है, और किस तरह से सर ने पूछा था कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, सॉल्व आउट कर सके, क्लोजली लिंक, दोनों क्लोजली लिंक होता है। हम मैथ्स का क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, हम मैथ्स का क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। a plus b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लगाते जा रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो है उस फॉर्मूला से नहीं बनेगा। जब उस फॉर्मूला से नहीं बनेगा तो फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे कि हम क्वेश्चंस को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। आखिर जब दूसरे फॉर्मूला लगाएगा, जो a प्लस बी स्क्वायर में जो नहीं बन रहा था, हमें समझ में नहीं आ रहा था, जब आपकी थिंकिंग होगी, पॉजिटिव होगी कि नहीं इससे नहीं इससे बना के देखे, तो आखिरकार में वो क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, बन जाता है। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज में, बोला जाता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैन बी परफेक्ट। आदमी तभी परफेक्ट हो सकता है जब वो बार बार कोशिश करे, बार बार प्रैक्टिस करे, तो निश्चित तौर पे जो होगा वो क्या होगा, सफलता तो हासिल होना ही है और हो ही जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू कन्विंस अ क्लासमेट नॉट टू ड्रॉप स्कूल। होता क्या है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम अपने क्लासमेट यह कहें कि तुम जो है स्कूल को मत छोड़ो। किसी कारणवश होता है ना, स्कूल छोड़ के दूसरे विद्यालय में उसके पेरेंट्स अपने आर्थिक स्थिति के चलते या फिर ट्रांसफर की वजह से एक जगह से दूसरे जगह अपने बच्चे को क्या कराते हैं, दूसरे जगह एडमिशन कराते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वहाँ पे सामूहिक रूप से उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, जब ब्रेकअप होता है, जब एक साथ बैठ के जब कंपटीशन की जब तैयारी करता है बच्चा, चाहे क्लासेस हो या कोई किसी और क्षेत्र में, तो वो क्या होता है, उस बच्चे को खोजता है कि ये मेरा कंपटीटर था, ये फर्स्ट करता था, और उसका जब अब कोई कंपटीटर ही सब का सब जो है डल है, हमसे नीचे है, अब उसका कौन कंपटीटर होगा? इसका आंसर, तो फॉर्मल ऑपरेशन ऑफ थिंकिंग मे नॉट बी फुली डेवलप्ड until they are older and they may able to understand consequence they have not personally experienced it. लॉकडाउन में अभिभावक कहते हैं सरकारी विद्यालय, आपसी सरकारी विद्यालय में नाम लिखाने के, लॉकडाउन है, आर्थिक स्थिति खराब हो गया, चलो भाई तुम जो है सरकारी विद्यालय में ही पढ़ो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, सरकारी विद्यालय आपसी तालमेल के चलते क्या होता है, कंपटीशन में जो आगे जो बच्चा हट रहा है, आपसी तालमेल चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था, वो अब कंपटीशन उस बच्चे के बीच में नहीं, जिज्ञासा, बच्चे में जिज्ञासा जगा, ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा जगाएंगे तो निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ेंगे। निर्णय लाभदायक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। निर्णय, कोई भी निर्णय, हर चीज़ के दो पल होते हैं, निर्णय लाभदायक भी होते हैं और
हानिकारक भी हो सकते हैं। एडल्सेंस में चेंज आते हैं, यह प्रोसेस लॉन्ग टर्म का होता है। एडल्सेंस की काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। बच्चा पढ़ रहा है, क्लासमेट स्कूल छोड़ दिया तो मेंटली उस पर प्रभाव पड़ना चालू हो जाता है। मेरा बैचमेट, मेरा जो साथी है वो निकल रहा है, कॉम्पिटिटर है वो दूसरे विद्यालय में चला गया, तो मेंटली जो है उस पर प्रभावित करता है। इसके साथ कंपटीशन करते थे, चले जाने के बाद क्या होगा, लापरवाही करेंगे। चले जाने के बाद वो अब लापरवाही करेंगे। सभी हम इससे पढ़ने वाले अब उसके क्लास में गया, जो अच्छा बच्चा था वो निकल गया, बाकी जो है वो अपने आप बच्चा जो समझता है कि हमसे तो अब डर है, अब मेरा कॉम्पिटिटर है कौन। इसके लिए हम शिक्षक जिम्मेवार हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो हमेशा आगे बैठने की कोशिश करते हैं, और कोशिश नहीं करते हैं बैठते हैं। और खासकर बच्चा बहुत इंटरेस्टेड कब होता है, जब उसके टीचर फेवरेट सब्जेक्ट लेके क्लास में आता है। पहले में पहले क्या होता है, जैसे उनका फेवरेट टीचर है या फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाई हो रही है, बच्चा जो है, जो तेज बच्चा होता है वो क्या होता है, घर से पढ़ के आता है, सर पूछेंगे तो जवाब दूंगा, गुरुजी प्रश्न पूछते हैं तो जवाब देता है। जो हाथ नहीं वो कैसे देगा, तो मैनर में, गुड मैनर में देता है, हाथ उठाता है बच्चा। तो फिर क्या होता है, हम लोग पूछते हैं, हम लोग ज्यादातर क्या देते हैं, तेज बच्चा ही हाथ उठाता है, डर बच्चा थोड़े हाथ उठाता है, नहीं उठाता है। तो तेज बच्चा वो, उसी से हम लोग क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं उस पर हम लोग, और जो बच्चे हाथ नहीं उठाते हैं उस पर हम लोग का ध्यान भी नहीं जाता है। तो इंटेलिजेंट बच्चा जवाब देते हैं। हम टीचर जो बच्चे हाथ नहीं उठाया उससे पूछेंगे, जो हाथ नहीं उठाया, जो बच्चे डर रहे हैं उससे हम लोग पूछेंगे, उसके अंदर जिज्ञासा भरेंगे, नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, तुम भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, गलत ही सही, तुम इसका जवाब दो, आप तो जानते हो वही बताइए, है ना, घबराने की जरूरत नहीं। फिर हम समझाते हैं और बच्चा समझ जाता है, बच्चा फिर उस चीज पर ध्यान देने लगता है, और बच्चा जो है फिर आपके प्रश्न को जवाब भी देता है। और उसका जब हम लोग क्या करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, तो वही बच्चा जो है क्या करने लगता है, पढ़ने लगता है और अच्छा करने लगता है। That's all, thank you. Okay, thank you Manoj sir for the beautiful session. Okay, and thank all of you also for attending this. Thank you everyone. Thank you.